बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के व्यूअर्स को मिर्ज़ा इकबाल बेग खुशामदीद कहता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम गॉल में खेला गया पहला क्रिकेट टेस्ट मैच 4 विकेटों से जीत कर अब उसने अपनी कामयाबी का सिलसिला और वसी कर दिया है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी टीम अब श्रीलंका के बाद तीसरे नंबर पर आ गई है और श्रीलंका की टीम पॉइंट्स टेबल पर चौथे नंबर पर चली गई है। गॉल टेस्ट में अगरचे पाकिस्तान ने फतह हासिल की, लेकिन क्रिकेट के माहिरीन और नाक़िदीन ये कह रहे हैं कि गॉल टेस्ट के लिए पाकिस्तान की हतमी 11 रुकनी टीम का इंतखाब दुरुस्त नहीं था। ठीक है, इस टेस्ट मैच में बाबर आजम और उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग ने पाकिस्तान की फतह में कलीदी किरदार अदा किया, लेकिन जो बॉलिंग अटैक था, 3 फास्ट बॉलर्स, 2 स्पिनर्स, फिर उसके बाद सलमान अली आगा को डेब्यू कराना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन पर बात की जा सकती है। कहते हैं ना कि जीत बहुत सारी खामियों को छुपा देती है और शिकस्त जब होती है तो सारी खामियां खुलकर सामने आ जाती हैं। तो ये ना हो कि हम फतह की खुशी में फतह से सरशार होकर तमाम उन चीज़ों को भूल जाएं कि जो होने जा रही हैं। हम इस हवाले से बात करेंगे और इस हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर में हम शेप्स में मौजूद हैं और हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर आमिर नज़ीर, जो पाकिस्तान की कौमी जूनियर सिलेक्शन कमेटी के रुकन भी रह चुके हैं। पाकिस्तान की टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल मैचेस में इन्होंने नुमाइंदगी की है। 1993 की वही सीरीज थी कि जिसमें नदीम खान, जो आजकल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट बने हुए हैं, उन्होंने एंटीगा टेस्ट में अपना डेब्यू किया और फिर उसके बाद जब उनके भाई भी टीम में थे और वसीम अकरम कप्तान थे, और फिर 6 साल के बाद जब उनके भाई टीम में थे और वसीम अकरम कप्तान थे, तो नदीम खान ने अपने करियर का दूसरा टेस्ट मैच जो है वो भारत के खिलाफ खेला और उसके बाद से वो नहीं खेले। आजकल वो डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है। आमिर नज़ीर नदीम खान के साथ भी खेले और आमिर नज़ीर का तजुर्बा है, क्योंकि लाहौर में इन्होंने PNT जिमखाना की जानिब से क्रिकेट खेली और इनका शुमार अच्छे बॉलर्स में होता था, लेकिन पाकिस्तान में जिसे पिया चाहे वही सुहागन वाली बात है, तो पाकिस्तान में क्या कर सकते हैं। आमिर नज़ीर के साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एंकर हाफिज मोहम्मद इमरान, जिनके तबसरे आप सुनते रहते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ पर। हम उमूमन इन्हें स्काइप पर वीडियो लिंक पर ऑनलाइन लेते हैं, लेकिन चूँकि बड़े मसरूफ़ आदमी हैं तो हमने आज इनको यहीं पकड़ा है कि यहाँ इनसे हम बात करें और इस हवाले से इनसे पूछें, इनका तज्जिया पूछें कि पाकिस्तान क्रिकेट किस नहज पर जा रही है। इससे पहले कि हम अपने दोनों मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान गॉल टेस्ट के हवाले से आपको एक पैकेज दिखाते हैं और इस जब पैकेज के बाद वापस आएंगे तो आमिर नज़ीर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं आमिर नज़ीर से। आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले ये बताइए, पाकिस्तान की ये कामयाबी है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम होम सीरीज़ हार गए, कराची का टेस्ट जो है वो हारते हारते बचे, रावलपिंडी टेस्ट ड्रॉ किया, लाहौर टेस्ट हारे, लेकिन इस फतह को आप किस निगाह से देखते हैं? और जिस तरह की बैटिंग की अब्दुल्ला शफीक ने, लोग कह रहे हैं कि क्रिकेट के उफक पर एक नया सितारा नमूदार हुआ है, आपकी क्या राय है? बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, आपको वेलकम करता हूँ लाहौर में। देखिए इकबाल भाई, आपने जैसे इंट्रो में कहा कि जो हार होती है ना उसके काफ़ी सवाल निकलते हैं, जब जीत होती है तो सब छुप जाते हैं। मैं भी इसे एग्री करता हूँ, मगर ये है कि आपने जैसे कहा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान जब आया हुआ था, पाकिस्तान को अच्छी क्रिकेट खेली, विकटें भी अपनी थी, मुल्क भी अपना था, कंडीशन भी अपनी थी, हमें उसका भरपूर फायदा और उठाना चाहिए था। मैं समझता हूँ थोड़ा विकटों का मुझे फुकदान लगा उस चीज़ की बिना के हमने ऑस्ट्रेलिया को अच्छी तरह मार नहीं दे सके। उसके बाद मैं कहता हूँ बाबर आजम एंड कंपनी ने बड़ा उस पर सोच विचार किया होगा। उसने अब श्रीलंका में इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट देखें काफ़ी यंगस्टर गए हैं श्रीलंका टूर के ऊपर, मगर गोल में एक रिकॉर्ड है कि आज तक कोई गोल में श्रीलंका मैच नहीं हारा। मैं कहता हूँ जी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने जो टेस्ट मैच में ये उमदा परफॉर्मेंस, मैं वन मैन शो नहीं कहूँगा, ऑल टुगेदर आप देखेंगे हमारे बॉलर्स ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, हमारे बैट्समैन ने दिखाई, हमारे विकेट तमाम शोबे ने काफ़ी अच्छी किया। आप देखें बाबर आजम अगर वो एक पहले मैच में 100 पहले इनिंग में 100 ना करता तो हो सकता है पाकिस्तान टीम 105 या 6 पे आउट हो जाती, मगर जब ओवरऑल देखा जाए श्रीलंका ने हमें आउट किया, फिर हम थोड़ी मुश्किल में आ गए, मगर उसके बाद हमारे बैट्समैन को जो बॉलर्स ने 338 रन का टारगेट मिला, ये आसान नहीं था। 342 ये आसान टारगेट नहीं, गोल पे और चौथे दिन हाथ करो 5वें दिन, जहां में आपको पता है कि उनका जो लेफ्ट आर्म स्पिनर था वो बड़ी आला बॉलिंग करता था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने 6 आउट भी किए हुए थे, 12 आउट किए थे, मगर जो खतरा था वो पाकिस्तान को उसी बॉलर के साथ था। मगर ये अगर मैं क्रेडिट देता हूँ अब्दुल्ला शफीक को, जिन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया और जिसकी लंबी इनिंग्स को आगे एंड तक ले गए, मैं कहता हूँ अमेजिंग पाकिस्तान की ये विक्ट्री लाएगी। हाफिज इमरान साहब, आप कैसे देखते
हैं। लोग कह रहे हैं कि ठीक है, आमिर नज़ीर ने भी कहा कि जीत जो है बहुत सारी खामियों को छुपा देती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि बाज़ लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि 11 रुकनी टीम का इंतखाब दुरुस्त नहीं था। हम 3 फास्ट बॉलर्स हसन अली, उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के साथ मैदान में उतरे। फिर जब श्रीलंका की इनिंग्स थी तो 74 ओवर्स के बाद नसीम शाह को बॉलिंग के लिए लेकर आए बाबर आजम। आपकी क्या राय है, क्या 11 रुकनी कॉम्बिनेशन दुरुस्त था? ठीक है, हम फतह से हमकिनार हुए, कॉम्बिनेशन के हवाले से देखिए, कॉम्बिनेशन के ऊपर तो सवालात इसीलिए थे क्योंकि जो पिचेस आप देखेंगे, जो चौथी इनिंग्स में बॉलिंग की पाकिस्तान के खिलाफ, लगभग मेरा ख्याल है कि 57-58 ओवर एक स्पिनर ने किए हैं और स्पिनर्स ने दूसरी इनिंग्स में ज़्यादा विकेटें हासिल की पाकिस्तान की तरफ से और पहली इनिंग्स में श्रीलंका की तरफ से, तो पहली इनिंग्स में भी स्पिनर्स ने की हैं। 2 चीज़ें थी कॉम्बिनेशन में जिसके ऊपर आप एतराज़ात उठाए जाते हैं, जिसके ऊपर बात की जा रही थी। एक ये थी कि आप 3 फास्ट बॉलर्स के साथ गए, आपने एक बैट्समैन कॉम्प्रोमाइज़ किया। फिर जब आपने अली सलमान आगा को खिलाया और आपने फवाद आलम की जगह पर उनको टीम में शामिल किया, तो उसके ऊपर भी सवालात उठे। तो ये 2 चीज़ें थी जिनके ऊपर सवालात हुए हैं और ये जायज़ सवाल है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने एक ऐसे खिलाड़ी को जिसके लगभग 4, सवा 4 या 4.5 हज़ार टेस्ट रन हैं और उससे पहले 7-7, 8-8 हज़ार, 9-9 हज़ार रन वाले पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको मौका नहीं दिया, आपने उसको टीम में शामिल किया, फिर उसको डेब्यू भी करवा दिया और ऐसी कंडीशंस में करवाया, मुश्किल कंडीशंस में। अमूमी तौर पर आप ये देखते हैं होम सीरीज में करवाते हैं ताकि एक एतमाद मिले, अपने जो मुताबिकत, जो मुवाफिक माहौल है उसमें किसी भी प्लेयर को खेलने का मौका मिले और वो ज़्यादा अच्छा खेले, तो वो नाकाम हुआ। फिर जिस तरह से फास्ट बॉलर्स इस्तेमाल हुए, उससे भी ये ज़रूरी, तो ये भी सामने चीज़ आई कि आपने नुमान अली को खिलाते आ रहे थे और एक जगह जहाँ पे बिल्कुल आइडियल उसके लिए कंडीशन थी। आप देखें, जयसूर्या ने आउट किए, उनके स्पिनर्स ने आउट किए, तो नुमान उससे भी ज़्यादा मौसर साबित हो सकते थे। आमिर, जिस तरह से हाफिज इमरान कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो कॉम्बिनेशन के हवाले से अगर हम बात करें, तो आप देखें पाकिस्तान की बैटिंग ऐसी थी कि 6ठे नंबर पर सलमान अली आगा आ रहे थे, 5वें पे मोहम्मद रिजवान, उसके बाद आखिरी 5 जो थे वो टेल एंडर्स थे। अगर आप मोहम्मद नवाज को टेस्ट क्रिकेट में आप जो ऑलराउंडर के जुमरे में लाएंगे या हसन अली को लाएंगे तो ये ज्यादती होगी। आपकी क्या राय है सवाल? देखिए, एक बार भी जैसे हाफिज साहब ने कहा ना कि हमें 3 फास्ट बॉलर के साथ नहीं जाना, मैं भी एक एज ए फास्ट बॉलर मैं नहीं कहूंगा कि फास्ट बॉलर को बाहर बिठाया जाए, मगर इसमें अगर हम नसीम शाह को बाहर बिठा के एक बैट्समैन ऐड कर लेते या हम नुमान अली को ले लेते तो ये बड़ा अच्छा और रिजल्ट मैच में आ सकता था। आपने कहा कम्बिनेशन की बात, देखें बाबर आजम जब का कप्तान बना हुआ, खुद वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और वो जल कर रहा है, टीम को किसी ना किसी को टीम को फिक्स करना चाह रहा है। मगर ये सलमान अली आगा, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, अगर सलमान अली आगा डेब्यू करवाना था, अपनी होम सर्विस नहीं करा, अवे करवाया, मगर उसका नंबर जो है ऊपर के ऊपर रखते, चाहे उसका कॉन्फिडेंस आता, उसकी एबिलिटी का पता चलता। नवाज में नो डाउट उसमें एबिलिटी है, वो हर फॉर्मेट में देखे, उसने रन बनाए हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में देखे। 6 साल के बाद, नवंबर 2016 के बाद मोहम्मद नवाज कोई टेस्ट मैच खेल रहा था, बिल्कुल इससे पहले 3 मगर आप ये देखिए, उसमें T20 में उसने अच्छा परफॉर्म किया, उसने वनडे में अच्छा परफॉर्म किया, उसकी बैटिंग में बड़ी एक निखार आया, उसने एक मुस्लिम बैट्समैन की तरह वो रन को अवेल करना चाहता भी है। मगर ये है कि इसमें जो कम्बिनेशन है, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो भी जाए तो एक बार भी वैसी बात नहीं है, मगर सलमान अली आगा पे ट्रस्ट करना चाहिए। अगर इसको डेब्यू करवाया है तो इसको लंबा लेके जाना चाहिए, इसमें पोटेंशियल है इस बच्चे में, वो ऑफ स्पिन भी करना जानता है, वो बैटिंग पे करना जानता है। लेकिन जिस तरह हाफिज इमरान कह रहे हैं, कता कलामी होती है कि 10-10 हज़ार रन किए, कामरान गुलाम कहाँ गया जिसने डोमेस्टिक सीजन का रिकॉर्ड बनाया? तो ऐसे वो क्या इसका मतलब है दोस्ती यारी पसंद नापसंद का रोल है? इकबाल भी देखें, दोस्ती यारी आपका जितना तजुर्बा, आप जितना समझते हैं, मैं उसकी कदर करता हूं, मगर ये है कि हमने 10 रन वाले को कितने मौके देने हैं, हमने आगे भी तो देखना है। सलमान अली एक यंगस्टर है, उसको हमने आगे देखना है। डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं, डोमेस्टिक में हर एक को तो नहीं खिलाया जा सकता। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, मगर सलाहुद्दीन के 9,000 रन, मगर हाफिज साहब हमें कोई क्राइटेरिया भी अपनाना चाहिए ना, हमें डोमेस्टिक में अगर परफॉर्म करना तो ABC में जारी होना चाहिए। दोस्ती यारी पाकिस्तान टीम की होती है, इसमें दोस्ती यारी नहीं चलती। इकबाल भाई आप बताएं मुझे। नहीं, आप बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता क्योंकि आप बेहतर समझते हैं। बड़ा ये है कि पाकिस्तान टीम है, उसको हमने लेकर चलना होता है, उसमें एक आधा लड़के को हमने ऐड करना है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। हाफिज मोहम्मद इमरान और पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर आमिर नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।
कारकर्दगी का पैमाना, जो उसका मायार है जांचने के लिए, उसकी कारकर्दगी होती है कि आप किस तरह से किसका अंदाज़ा कर सकते हैं क्या है, अच्छा है बुरा है। मैंने पहले कहा कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है बशमूल चीफ सेलेक्टर के, ये बताएं कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए बैकअप क्या दिया है। पाकिस्तान में आप कोई भी सिलेक्शन कमेटी ना बनाएं, सिर्फ आप मैनेजर और कोचिंग स्टाफ को दे देना, तो ये जो इस वक्त लड़के खेल रहे हैं ये सिलेक्ट होंगे ऑटोमेटिक। इसमें तो कोई चीज़ ही नहीं है। देखिए पाकिस्तान की ये टेस्ट टीम बनाने में एक आध कहीं आएगा ना जिसका हमने जिक्र किया। देखिए नसीम शाह भी पाकिस्तान के लिए टेस्ट खेले हैं, तेज़ हैं, खेल सकते हैं। सलमान अली आगा वो भी उसमें है, नुमान अली, ये सारे आपके सामने हैं। ये तो अकेला बाबर आजम पाकिस्तान के 12 बना लेगा, 11 बना लेगा जब उसने बैठना है। सिलेक्शन कमेटी का ये काम है कि उसने इनके मुतबादल तैयार करने हैं। अगर किसी कोई खामी है इस टीम में या उनके जो पूल है प्लेयर्स का, उसमें कोई खामी है, उसकी निशानदेही करके उसको नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में सेलेक्टर ने तैयार किए कि नहीं किए? चीफ सेलेक्टर ने माजरत के साथ किसी को बुरा लगे, उनकी सिलेक्शन कमेटी पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए कोई काम नहीं कर सकी। अगर कर सकी होती तो यही सिलेक्शन कमेटी ने कितने यू टर्न लिए हैं। आजम खान से पहले जो टीम सेलेक्ट की वापस आए, रमीज राजा 13 सितंबर को आया, उस टीम में तब्दीलियां हुई, 3 तब्दीलियां, फिर चौथा एक आ गया। ये आमिर साहब कह रहे हैं कि ये बड़े अच्छे लोग हैं। अब उन सब लोगों बहैसियत इंसान तो बहुत अच्छे हैं। सिलेक्शन मैं इनके काम की बात, मैं भी काम की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं काम के एतबार से। अगर वो इतने अच्छे हैं तो उनसे पूछें उनकी क्या 2-3 साल में पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए क्या नया लाया। मैं आज आपको गारंटी करता हूँ मुदस्सर नज़र साहब को आप आज बिठाएं और 2024 में उनसे पूछें कि उन्होंने, आपको दर्जनों लड़के नजर आ जाएंगे जो नीचे से काम करते हुए आपको अंडर 19 में 13 में। मुदस्सर नजर का तो तजुर्बा ठीक है ना, तो काम करेगा ना, उसको क्रिकेट सूझ रही होगी, हर वक्त सोच रहा होगा किसका मुतबादल कौन है, इसकी जगह पे कौन आ सकता है, इसमें क्या खामी है। लेकिन वो अपने कप्तान के दौर में जिनसे उनकी बड़ी अच्छी थी, मैन विद द गोल्डन आर्म थे, जिन्होंने जितवाया 82 का लॉर्ड्स टेस्ट, कप्तान के दौर में मुदस्सर नजर चले गए, क्या समझते हैं? देखें ये पाकिस्तान क्रिकेट की बदकिस्मती है कि हर वो अच्छा शख्स जो काम करने वाला होता है, मरहूम अब्दुल कादिर भी नहीं आ सके कप्तान के दौर में, नहीं आए ना। और अब मरहूम के घर में आज तक इमरान खान साहब नहीं जा सके, उनके घर के, और एक कमरा जलसा किया है उन्होंने, जिक्र भी किया, सियासी जिक्र किया। अब्दुल कादिर साहब के घर में एक कमरा था जो उन्होंने बिल्कुल मुख्तस क्रिकेट के लिए इमरान खान साहब की तस्वीरें लगाई हुई थी कि इमरान उसका इफ्तिताह करेंगे, लेकिन नहीं गए। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का कि वो मुदस्सर चले गए, उसको नुकसान किसको हुआ है? पाकिस्तान को हुआ। मुझे बताएं क्या किसी भी तरीके से नदीम खान मुदस्सर नज़र का मुतबादल हो सकते हैं? और नदीम खान ने कहा था कि मैं 6 महीने में तब्दीली आएगी। 6 महीने में पाकिस्तान 2 साल बीत गए ना, तो कोई तब्दीली नहीं। यही हाल इस सिलेक्शन कमेटी का भी है। क्या कहेंगे आमिर, नदीम खान ने क्या परफॉर्मेंस दी है? देखिए मैं इकबाल भाई, मैं देखिए आप मूडी पा और नदीम खान का डिफरेंस देखा जाए ना तो इतना बड़ा गैप है। सिफारिश नहीं, मेरी बात है, मूडी पा का एक स्टाइल था, मैंने उनके साथ काम किया 2016 में, जब आप मेरा कहते हैं ना जूनियर सेलेक्टर था। यकीन माने मैं बड़ा वाराना तौर पे कहूँगा, मूडी पा ने जैसे हमसे काम लिया, उन्होंने आगे से बच्चों का बनाया, ये क्रेडिट मूडी पा को जाता है और एनसीए को जाता है। आप देखें नसीम शाह, हसनैन, ये ऐसे फास्ट बॉलर थे जो मैं जब था ये इंजरी प्रोन थे, इन्होंने वहाँ पे उनको रखा हुआ था, उनका मेडिकल करवाया, उनकी फिटनेस करवाई। आज वो देने दोनों स्टार, नसीम शाह, हसन हसनैन और हमारे शहनशाह फरीदी, इस पर बड़ा काम हुआ। आप देखें रोहेल नज़ीर फिर था, फिर जनाब हमारे अब्दुल्ला शफीक था, ये हैदर अली था, ये जितने स्टार क्रिकेटर जो है ना हमारे दौर के, और मुड्डी बान इन बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट किया और आज वो देने पाकिस्तान का सासा है। मगर अब ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए कि कौन सा बंदा है जो जूनियर सिलेक्शन जो भी मेंबर्स हैं उनको कैसे ऊपर लेके आना है। मेरे ख्याल से अभी तक जो जूनियर की बात कर रहे हैं, वो तो रमीज राजा ने खुद जो अंडर 16 अंडर 19 हो रही थी उन्होंने रुकवा दी थी, ओवर एज लड़के थे, तो फिर कहां देखिए उसमें रमीज राजा क्या क्या कसूर है? तो जिन्होंने नीचे लेवल पे देखे, जिन्होंने नीचे इकबाल भाई मैं यही कहना चाह रहा हूँ, उस वक्त देखे जब मैं था, हमारे में टनोर का बड़े मंजे हुए हैं, हमारे तजिया एंकर हैं। आप ये देखें हमारे दौर में बता दें किसी का क्लाई टेस्ट, किसी का कुछ गलत आया नहीं आया, मगर ये है चेयरमैन तो नहीं अब जाके क्लिनिक में बैठेगा जी बताओ मुझे चेयरमैन के अंडर जो लोग काम कर रहे हैं। मैं पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था उनसे पूछताछ होनी चाहिए कि भी आया ये क्यों हुआ, उसका होनी चाहिए रिपोर्ट। जब आप सिलेक्शन के लिए जाते हैं ना, और अगर अब अंडर 19 की सिलेक्शन के लिए गए ना, अननोन फिगर होते हैं ना चेहरे, उसमें आप अपनी धांधली कर सकते हैं ना। आपको पता चल जाता है कि ये अंडर 19 है या नहीं है। ये तो बड़ी बात की बातें हैं, टेस्ट वेस्ट बहुत बाद में आते हैं, और ये अंडर 19 में जो आते हैं उनकी अक्सरियत पहले अंडर 13 16 पाकिस्तान में खेल के आई होती है। ये यकायक जो शामिल कराते हैं ना अंडर 19 में, उसमें सिफारिश होती है, कुछ ना कुछ जरूर
होता है, कुछ ना कुछ जरूर होता है। देखिए कभी ऐसा होता है कि किसी को रास्ता मिल नहीं रहा और उसके लिए कोई कह देता है कि यार ये एक अच्छा है। अच्छे भी लोग जो हैं उनको भी किसी ना किसी से बाज़ औक़ात कहलवाने की ज़रूरत पड़ जाती है। पाकिस्तान की जूनियर सिलेक्शन कमेटी के एक रुकन थे, उन्हें वो जब सिलेक्शन कमेटी के रुकन बने तो उन्हें, मैं नाम नहीं बताता ना उनका, वो एक सिलेक्शन कमेटी के रुकन थे, उन्हें उनके कप्तान का कोई पता नहीं 10-12 साल बाद 14 साल बाद फ़ोन आ गया। वो कहीं ट्रायल पे गए हुए थे, ट्रायल्स पे गए हुए थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा यार इसको देख लेना, ठीक है। अब उस सिलेक्टर ने क्या किया, उसने जिन लोगों को उनको कहा था ना कि इन दोनों को देख लेना, उन दोनों को फारग कर दिया। उन्होंने कहा ये बाद में उनको रखेंगे, इस काबिल ही नहीं। उन्होंने कहा ये ठीक है। तो लोग कहते हैं बाज़ औक़ात ये कहने से आगे भी बात चली जाती है, वो कहते नहीं इसको शामिल कराना है, तो फिर शामिल होते हैं। अगर हम जब आप ताल्लुक़ की, दोस्ती की या सिफारिश की बात कर रहे हैं तो मतलब आज़म खान फिर कैसे आ गए पाकिस्तान की टीम में? बिल्कुल वो कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इसी सिलेक्शन कमेटी ने या जिन लोगों ने उनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर की कैटेगरी में डाल दिया, कैसे डाल दिया? तो ये चीज़ें अब तो नहीं है ना आज़म खान। देखिए अब नहीं है, अब नहीं है, लेकिन एक मिसाल तो कायम हुई। वसीम अकरम का अमर दखल खत्म हो गया इसकी वजह से। नहीं, देखिए कभी भी नहीं हो सकता, मेरा नहीं ख्याल। वसीम अकरम साहब जितनी उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, जितना उन्होंने उनका जो बोर्ड में क्रिकेट मेरा नहीं हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। उनके जो देखिए वो बैठे हुए, देखिए जो किसी को अगर वसीम फ़ोन करेंगे तो मना नहीं करेगा, कैसे करेगा ना सर? अच्छा, वो कोई रास्ता निकालेगा, क्योंकि वो कहेगा जी अब मुझे कप्तान ने फ़ोन कर दिया, मुझे वैस ने फ़ोन कर दिया, यार इसका कुछ देखें। फिर वो अगर कोई गरीब का बच्चा किससे कराएगा फ़ोन? देखिए गरीब का बच्चा अब्दुल्ला शफीक आया। अब ये गरीब के बच्चों ने पाकिस्तान की क्रिकेट चलाई है बेग साहब, ये गरीब के बच्चों ने पाकिस्तान की क्रिकेट चलाई है। ये ऊपर से जो आते हैं ना वो कुछ अरसे के लिए उतनी टीम चले जाते हैं। आमिर नज़ीर ये बताया, अब्दुल्ला शफीक आपके दौर में आया था जी बिल्कुल, सियालकोट में पैदा हुआ, 22 साल का है। उसके अब्बा जो थे शफीक अहमद, वो भी क्रिकेटर थे, 26 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले। इसके ताया अरशद अली जो थे अब्दुल्ला शफीक के, वो मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले। 2 वनडे वो खेले 2004 के एशिया कप में, 2 वनडे वो खेले 2008 का जो एशिया कप पाकिस्तान में हुआ। तो आप समझते हैं इसमें टैलेंट नजर आया था आपको? इकबाल भाई, ये जब हमारे आया था टूर्नामेंट में अंडर 30, या जैसे आपने कहा अंडर 13, अंडर 16 में जब बच्चा हमारे 3 साल 4 साल जी, उस वक्त जो अंडर 19 भी आता ना, एक बिल्कुल मुकम्मल पैकेज बन गया होता है। तो ये वहीं से आया। ये अंडर 16 ने परफॉर्म किया, इसने अंडर 19 में हमने इसको एशिया कप दिया, इसका हमने बड़ा बैक किया। हमने इसमें परफॉर्म नहीं किया, मगर इसमें अंदर पोटेंशियल था, इनके अंदर है करंट, ये लंबी बाड़ी लेना जानता है, मगर ये है कि इसको मौके दे जाए और ये अपना जो सर जो नीचे झुकाए रखेगा। जैसे इसने परफॉर्म किया, पाकिस्तान को फतवा दिया, मेरी दुआ है कि ये लड़का आगे पाकिस्तान के लिए काम करे। सर झुकाए रखे, बहुत सारे पाकिस्तान के ऐसे क्रिकेटर हैं जो सर झुकाने के बजाय सर उठा लिया और अब वो इंटरव्यूज देते फिर रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। तो यकीनन ये पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा अलमिया है कि खिलाड़ी जब इंतहा को, उरूज की इंतहा को पहुंच जाता है तो उसके बाद सब चीज़ें भूल जाता है। हम मजीद बात करेंगे, वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर आमिर नज़ीर और स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सीनियर इसलिए नहीं कहता कि अभी नौजवान है, तो स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हाफिज मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ये प्रोग्राम का बकिया हिस्सा इनके साथ नहीं होते तो आप तक समझें कि पाकिस्तान 30% मैच में निकल जाएगा, क्योंकि जो पहला ओवर पैच जो नया बॉल है उसका वो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क डालते हैं। दूसरा जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की आपने बात की, देखें ये आईसीसी को इसके ऊपर पाकिस्तान के क्या चांसेस हैं क्या नहीं है ये तो एक अलग बात है, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आईसीसी क्यों इस बात को यकीनी नहीं बनाता कि दुनिया के 2 बेहतरीन ममालिक आपस में टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते? पाकिस्तान और इंडिया का टेस्ट मैच क्यों नहीं होता? पाकिस्तान और इंडिया के टेस्ट मैच आप, लेकिन ये आईसीसी के दायरे इख्तियार में नहीं है ना, ये तो हुकूमतों के दायरे इख्तियार में है ना। देखें जब आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है ना, तो फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं होगी जब दुनिया की 2 बेहतरीन टीमें आपस में नहीं खेलेंगी ना बेग साहब। वो आईसीसी तो ये एक्सक्यूज देगी ना कि जी दोनों ममालिक के ताल्लुकात कशीदा है, नहीं खेलना चाहते। आईसीसी अपने जो वाइट बॉल के टूर्नामेंट्स हैं उनमें हर चीज़ को यकीनी बनाता है कि वो खेलें। T20 में खिलाता है, फिर अगर नहीं खेलेंगे तो फिर 4 फीट हो जाएगा और बड़ा मसला हो जाएगा। ठीक है, और उनको देखें ना कितना रेवेन्यू का है। और मेरा ये ख्याल है कि अगर वो इस चीज़ के ऊपर आते हैं ना, तो रेड बॉल क्रिकेट में
पाकिस्तान और इंडिया का अगर टेस्ट मैच होता है तो इससे एक तो पूरी दुनिया को दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को आमने सामने देखने का मौका मिलेगा। और जहाँ तक आमदन की बात है, मेरा ये ख्याल है कि ये T20 और वनडे को बहुत पीछे छोड़ जाएंगे। जब बाबर आजम 2 दिन बैटिंग करे, 1.5 दिन बैटिंग करे, जब विराट 2 दिन 1.5 दिन बैटिंग करे, जब रोहित शर्मा 3 सेशन खेले, जब जसप्रीत बुमराह 5 आउट करे, जब शाहीन अफरीदी 4 आउट करे, वो दुनिया देखेगी उसको, वो उससे ज़्यादा चली जाएगी। इसलिए इसको इंश्योर करना चाहिए कि दुनिया की बेहतरीन टीमें आपस में खेलें। और जहाँ तक ताल्लुक पाकिस्तान का, देखें होम सीरीज़ है जैसा कि आप बता रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए इख्तिताम कहाँ पर होता है ये तो एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान में न्यूजीलैंड का आकर के खेलना, इंग्लैंड का खेलना बड़ी खुशाइंदा, और ऑस्ट्रेलिया जैसी पाकिस्तान को पिचेस वाली। आमिर, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान भारत टेस्ट सीरीज़ इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इतना अरसा 17-18 बरस हो गए पाकिस्तान भारत, क्योंकि भारत पहले पाकिस्तान आई, यहाँ सीरीज़ हरा कर गई। सौरव गंगोली जब कप्तान थे, मुझे याद है, रावलपिंडी टेस्ट जीती, फिर पाकिस्तान वहाँ गया, पाकिस्तान ने भारत को हराया। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान भारत टेस्ट सीरीज़ 5 दिन तक के, आज पहले दिन का खेल ख़त्म हुआ, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वो जो इंटरेस्ट क्रिएट होगा उसका आप किस तरीके से? देखिए, एक बार भी एज ए क्रिकेटर मैं तो यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का मेरे ख्याल से 2 साल के बाद होम अवे क्रिकेट होनी चाहिए। मैं कहता हूँ पाकिस्तान, रमीज़ राजा चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, गंगोली के साथ बड़े अच्छे उनके दोस्ताना एक माहौल है उनका। पहले जो बात करनी चाहिए, PSL हुई थी उसमें तो वो गले में पटका डाल के और वो रमीज़ राजा वहाँ कमेंट्री कर रहे थे ना, जो भारत में IPL में पहले। मगर ये देखें तल्लुकात हैं रमीज़ भाई, हो सकता है बैकडोर बात कर रहे हो, मगर ये है कि 2 गवर्नमेंट का क्लैश चल रहा है। मेरे ख्याल से जब तक गवर्नमेंट एग्री नहीं होगी पाकिस्तान की टेस्ट चैंपियनशिप नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर नज़ीर, आपने वक्त दिया। हाफिज़ इमरान, आपका शुक्रिया। तो आपने मुलाहिदा की आज की एपिसोड जिसमें हमने बात की पाकिस्तान श्रीलंका टेस्ट सीरीज़ के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट अफेयर्स के हवाले से, और इख्तिताम आज की इस गुफ्तगू का हमने किया कि पाकिस्तान और भारत की अगर टेस्ट सीरीज़ हो तो नौजवानों में क्रिकेट का जो जोश, जो जज्बा, जो वलवला पैदा होगा वो नाकाबिले, जिसे कहना चाहिए बयान है, नाकाबिले बयान होगा। तो देखते हैं क्या होता है। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की लाहौर की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।